सो नाउ सी बेटा, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वेव्स कर रहे थे हम। अब वेव्स में देखो एक दो हेडिंग्स बची थी, उनको कंप्लीट करना है। तो एक था बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो मैंने आपको बताया था, या फिर से थोड़ा बता देते हैं। देखो, अब आप एक प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव आप एक सीख चुके हैं कि अल्टीमेटली जब एक वेव ट्रेवल करती है, आगे वाले डायरेक्शन में जाती है, तो अगर आगे वाला डायरेक्शन हम प्लस एक्स डायरेक्शन मानते हैं, तो जब वेव एक आगे जाती है तो उसकी इक्वेशन होती है बेटा, क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी इक्वेशन ये होती है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और अगर वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। मतलब अगर वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में मतलब आगे जा रही है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जो वेव है वो दो चीजों में वेरिएबल है, एक्स और टी, ये वेरिएबल होते हैं टाइम के साथ, और एक्स होता है किस पोजीशन और पार्टिकल को देख रहे हो। इसके बाद ए आपको पता है एम्पलीट्यूड है, वाई उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के वेव नंबर है। अब आपको एक चीज और पता है, ओमेगा होता है 2 पाई/टी, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर का या एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, ये 2 पाई/लैम्डा होता है, ये वेव नंबर है। व्हाट इज के, द वेव नंबर। मतलब एक वेव हमारे सिलेबस में जो है, कि हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही वेव हैं जो हमें देखनी है, या तो वेव आगे जाएगी या वेव पीछे जाएगी। ठीक है, यही दो वेव्स हैं जो हमारे पार्ट में है या हमारे सिलेबस में है, तो हम इन्हीं को हमें देखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, ये है। इसके बाद समझिए, तो एक वेव, अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या था, कि जैसे मान लीजिए दो वेव, एक वेव गई और एक और, दो सोर्स से दो वेव गई। यहां से पहली वेव जा रही है और दूसरी वेव जा रही है, दो वेव कहीं भी किसी पॉइंट पर जाके मिल रही हैं। तो दो वेव जब जाके किसी पॉइंट पर मिलेंगी तो पहली वेव, अच्छा अब मैंने एक चीज और आपको बताया था, जब एक कोई वेव होती है तो इसमें दो चीजें होती हैं। वेव की क्या होती है, वेव की इंटेंसिटी होती है। वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे एक आपकी कोई वेव है, ये जैसे एक वेव होती है, तो आपको पता है उस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये दिस इज एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो याद रखिए एक और टर्म होता है वेव का, वेव की इंटेंसिटी। वेव की क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ये होता है किसी भी वेव में कितनी एनर्जी है, क्योंकि अल्टीमेटली वेव क्या ट्रांसफर करती है, कहीं पर भी जब आप एक वेव देखते हैं तो वेव एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसफर करती है। तो अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी होती है वेव की, वो ये शो करती है कि कितनी एनर्जी है। इंटेंसिटी मीन्स कितनी एनर्जी है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो कितनी एनर्जी है वेव की, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ वेव। वेव की क्या होती है बेटा, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है जो मैं पहले बता चुका हूं, कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब, हाँ लेकिन थोड़ा रिवाइज करा दें पूरा। तो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड बढ़ने पर वेव के, आपकी वेव की इंटेंसिटी बढ़ती है, और वेव की इंटेंसिटी बढ़ने पर आप ये समझ लीजिए कि अगर वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के हो गया कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और जो इंटेंसिटी वेव की बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ना मतलब लाउडनेस बढ़ना, जब हम तेज बोलते हैं, वॉल्यूम। हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, वेव के इज अ कांस्टेंट, कि ये वेव नंबर नहीं है यहाँ पर के आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ये है। तो अब देखिए, जब दो वेव चली, एक वेव आई यहां तक और दो वेव आई, तो अल्टीमेटली सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये बताता है कि जब कहीं पर दो वेव जा रही हैं और किसी पॉइंट पर दो वेव मिल रही हैं,
तो अल्टीमेटली मान लीजिए पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है और दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है। जब दो वेव y1 y2 किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी, मान लीजिए ये पॉइंट P है जहां जाके मिल रही हैं, तो इन दो वेव के कारण एक जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, मतलब दो वेव जब मिलेंगी सुपर इम्पोज्ड होंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो रिजल्टेंट वेव का आपको क्या चाहिए, वेव वन रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं y मानता हूं, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या रिजल्ट होता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो y होगा वो दोनों का जो उस समय का डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा y1 प्लस y2 होगा, उसका वेक्टर सम होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कोई ये चीज ना पढ़ी हो, तो बस आप थोड़ा याद रखेंगे अभी, फिर मैं आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा कि अल्टीमेटली व्हेन देयर विल बी टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और जब दो वेव मिलेंगी सुपर इम्पोज्ड होंगी, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी किसी पॉइंट पर, उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर सम होगा इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू वेव। अब लेकिन जब दो वेव इस पॉइंट पर मिलेंगी तो कैसे मिल सकती हैं, इसकी मैंने 3 कंडीशन बताई थी, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, जब दो वेव यहां मिल रही है तो ऐसा हो सकता है कि पहली वेव का ऊपर वाला पार्ट और दूसरी वेव का भी ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है। जब दोनों वेव के ऊपर वाले पार्ट मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो और बढ़ जाएगा। या ऐसा हो सकता है एक वेव का ऊपर वाला पार्ट और दूसरी वेव का नीचे वाला पार्ट मिला, लेकिन जब अपोजिट पार्ट्स मिलेंगे किसी पॉइंट पर दो वेव के, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। या तीसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि पहली वेव का नीचे वाला पार्ट और दूसरी वेव का भी नीचे वाला मिल रहा है, जब दोनों के नीचे वाले पार्ट मिलेंगे तो फिर से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। होगा कि नहीं, तो वेक्टर सम ही तो हो रहा है। देखो बेटा, ये जो पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट मिल रहा है, इसको फेस कहा जाता है। जब कोई दो पार्ट मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, फेस, PHASE, फेस कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फेस मतलब वेक्टर ही होता है। जब वेव में हम बात करते हैं तो वेव में फेस मतलब वेक्टर होता है हमारे लिए। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यही तो आपसे कह रहा था। सुपरपोजिशन ऑफ वेव ये कह रहा था कि जब दो वेव मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी बनेगी, उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट वेव का, वो वेक्टर सम होगा दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बराबर। वेक्टर सम मतलब ये देखना पड़ेगा, वेक्टर मतलब यहाँ क्या है, फेज है, कि अपोजिट फेज में मिलेंगी तो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा और जब सेम फेज में मिलेंगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अब इसको हम पढ़ने के बाद हमने एक और चीज देखी थी, ये हमने पूरा नहीं किया था, अब यहीं आते हैं। सुपरपोजिशन कर देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की जब हम बात करते हैं कि दो वेव मिल रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस भी कुछ सुपरपोजिशन जैसे ही है कि अल्टीमेटली जब दो वेव मिलेंगी रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो उसकी कुछ चीजें देखनी है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करता हूं। वो एग्जाम्पल हमने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मतलब एक सायरन लगाया हार्बर पे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक सायरन मतलब एक साउंड सिस्टम लगा रहता है हार्बर पे। हार्बर मतलब जहाँ शिप आती है। एक शिप हार्बर की तरफ आ रही है, ये शिप यहाँ है, 3 पोजीशन ले लेते हैं शिप की। ये शिप यहाँ थी, फिर ये शिप यहाँ थी और फिर ये शिप यहाँ आ गई। 3 पोजीशन हमने शिप की ले ली। तो पता क्या है, ये साउंड से जो वेव निकल रही है वो तो सेम इंटेंसिटी की निकल रही है, लेकिन ये जो शिप थी जब ये अलग अलग जगह पर होगी, जब ये पास आ रही है, तो इसे कभी कभी इस सायरन की जो आवाज है, साउंड की जो आवाज है, तेज सुनाई देगी, कभी स्लो सुनाई देगी। आवाज तेज मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है या एम्पलीट्यूड ज्यादा है जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है साउंड की। साउंड वेव का इंटरफेरेंस, अल्टीमेटली हम यहाँ इंटरफेरेंस वेव्स का देख रहे हैं। वेव्स मतलब कौन सी वेव्स का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, साउंड वेव। या सुपरपोजिशन भी हम किसका देख रहे हैं, हियर वी आर सीइंग द सुपरपोजिशन आल्सो ऑफ साउंड वेव का ही सुपरपोजिशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब सुनो, इस शिप को जब ये साउंड सेम बज रहा है तो उसको अलग अलग आवाज क्यों सुनाई दे रही है, इसका कारण क्या है। देखो, इस शिप के पास जैसे मान लो जब ए पोजीशन पे थी तो एक सीधी वेव पहुंची साउंड की और एक रिफ्लेक्ट होके पहुंची, ऐसा भी तो हो सकता है, दो वेव ऐसे पहुंची। तो जब ये दो वेव ऐसे पहुंचेंगी और रिजल्टेंट वेव यहां होगी, तो ऐसा क्या पता को जब ये दोनों वेव पहुंची तो एक सीधा चली, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंची, एक कम दूरी चली, एक ज्यादा दूरी चली, हाँ या ना। जब दूरियां दोनों वेव की अलग अलग हैं तो ऐसा हो सकता है कि जब ये दोनों वेव यहां पर मिली तो ये वाली कंडीशन बन गई, ए पोजीशन पर ये वाली कंडीशन बन गई कि पहली वाली वेव का और दूसरी वाली वेव का सेम पार्ट मिला। तो बताओ आवाज कैसी सुनाई देगी। अगर
ए वाली कंडीशन बनेगी तो बताओ रिजल्टेंट जब दोनों वेव मिलेंगी यहां पर और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा तो आवाज और तेज सुनाई देगी। इंटेंसिटी बढ़ गई तो आवाज बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो लाउडनेस बढ़ गई। लेकिन जब ये शिप यहां आया, बी पोजीशन पर आया, तो देखो, नहीं अभी तो नहीं आया, एक मिनट में आपसे देखो बेटा, अब ये बी पॉइंट पर ये सीधी आई और ये रिफ्लेक्ट होके आई, हाँ या ना। अब देखो जब ये बी पॉइंट पर दोनों पहुंची तो क्या पता एक पार्ट ऐसा चला एक पार्ट ऐसा चला, और ये जब बी पॉइंट पर पहुंची हैं दोनों, ये वाली कंडीशन है और ये बी है, तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि क्या पता को एक का ऊपर वाला पार्ट मिल रहा है बी पर और एक का नीचे वाला मिल रहा है, तो बताओ क्या होगा। वेव तो दोनों सेम आ रही हैं लेकिन पाथ डिफरेंस अलग अलग होने के कारण, कोई एक ज्यादा चल रहा है कोई कम चल रहा है, तो इसके कारण क्या पता होगा यहाँ बी कंडीशन यहाँ बन गई, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा हो गया, घट गया। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, घट गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई, घट गई। एनर्जी घट गई, लाउडनेस घट गई। तो वो सायरन की जो आवाज है वो स्लो सुनाई देगी। फिर ए पोजीशन पर सी पोजीशन पर आया तो फिर से आई दो वेव, अब रिफ्लेक्ट होके गई ऐसे, अब फिर से पार्ट डिफरेंस चेंज हो गया। मतलब अल्टीमेटली जब अलग अलग जगह पर दो वेव मिलेंगी और अगर उनके बीच पार्ट डिफरेंस अलग अलग होगा, स्वाभाविक है कोई एक ज्यादा चलेगा कोई कम चलेगा, तो पार्ट डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस के कारण क्या है कि ऐसा हो सकता है कि वो सेम फेज वाले मिले या अपोजिट फेज वाले मिले। जब जब सेम फेज में मिलेंगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी। अगर अपोजिट फेज वाले मिले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम होगी, रिजल्टेंट एनर्जी कम होगी, रिजल्टेंट लाउडनेस कम होगी। तो वो सायरन सेम है लेकिन उसको आवाज कभी ज्यादा और कभी कम सुनाई दे रही है। मतलब साउंड की इंटेंसिटी कहीं कहीं बढ़ जा रही, साउंड की इंटेंसिटी कभी कभी घट जा रही। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी व्हेन द टू वेव सुपरइम्पोज्ड, जब दो वेव मिलती हैं और रिजल्टेंट साउंड की इंटेंसिटी कहीं कहीं और ज्यादा बढ़ गई कहीं कहीं घट गई, इस फिनोमेना को आप इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव कहते हैं। हाँ बोलो बेटा, हम कब कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा ना। हमने क्या कहा कि अगर ऐसा हुआ, अब हमें क्या पता, वो तो अभी हम कंडीशन यही तो निकालना है इंटरफेरेंस में। लेकिन आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, तो आप एक शब्द में क्या कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव के रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा व्हेन टू वेव सुपरइम्पोज्ड, when two waves superimposed traveling in same direction। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब दो वेव ट्रेवल कर रही हैं एंड दे सुपरइम्पोज्ड, then there will be the redistribution of sound intensity, this phenomena is called interference। अब इसी का बेटा हमें डेरिवेशन अभी करेंगे, आप पहले इतना कर लीजिए, लिखो इतना। अच्छा, और जिसने नहीं किया, कुछ ने कहो नहीं किया हो कुछ वैसे, एक मिनट में आ रहा हूं मैं, आप लोग इतना करिए। ठीक है, ये अब इतना क्लियर हो गया इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। अब हमें देखो इसका डेरिवेशन करना है कि हमें इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या है कि जब दो वेव चल रही हैं तो अलग अलग जगह पर मिलेंगी दो वेव, तो पार्ट डिफरेंस अलग अलग होगा, एक कोई ज्यादा चलेगा एक कम चलेगा। तो जब दो वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। ये समझ लीजिए आप, जब दो वेव अलग अलग जगह पर मिल रही हैं तो दोनों के पाथ अलग अलग हैं तो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। एक 1 मीटर चली, एक 2 मीटर चली तो पार्ट डिफरेंस है, फिर एक 1 मीटर चली दूसरी 1.5 मीटर चली तो पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस क्रिएट होने के कारण दो वेव के बीच फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, हमेशा ये याद रखिए। फेज डिफरेंस मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि एक का ऊपर वाला पार्ट मिलेगा एक का नीचे वाला, या दोनों के ऊपर वाले मिलेंगे या दोनों के नीचे वाले। तो आपको एक चीज याद क्या रखना है, when two waves travel, जब दो वेव, ये नहीं करवाया था, when two waves travel, जब दो वेव ट्रेवल करेंगी, ठीक है, उनके बीच क्या होगा, there will be part difference between them। उन दो वेव के बीच क्या क्रिएट होगा, बोलिए, पार्ट डिफरेंस बिटवीन देम, ड्यू टू विच क्या क्रिएट हो जाएगा उनके बीच, बोलिए, फेज डिफरेंस इज क्रिएटेड।
बेटा सुनो, हम पार्ट डिफरेंस को डेल एक्स से शो करेंगे और फेज डिफरेंस को कुछ बुक्स में अलग अलग तरीके से करते हैं, हम फेज डिफरेंस को फाई से शो करेंगे। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस के कारण दो वेव के बीच फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द पार्ट। अब सुनो बेटा, अब इंटरफेरेंस का हम डेरिवेशन देखेंगे। इंटरफेरेंस मतलब हमें ये देखना है कि हमें कैसे, जैसे हर्ष ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ सेम फेज में मिल रही है कि अपोजिट फेज में मिल रही है। फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा, तो सेम फेज में मिलेंगी तो बढ़ जाएगा, अपोजिट फेज में मिलेंगी तो घट जाएगा। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना कि रिजल्टेंट वेव में भैया जब फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस इतना इतना होगा तो ये कंडीशन होगी, पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो ये होगी। ये तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो क्लियर है? सुनो, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा। तो हेडिंग लिखो, सुनो, डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। हेडिंग लिखो, डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस। नाउ वी विल डू द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। कौन सा? हाँ हाँ, वही तो करा रहे। अब देखो, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव का डेरिवेशन देखेंगे। एक मिनट बेटा। अब सुनो, इन डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस सुनो। अब हम यहां दो वेव्स ले रहे हैं, एक वेव आई और दूसरी वेव आई। दूसरी वेव, दोनों वेव मिली। वेव वन, दो सोर्स होंगे, पहला सोर्स मान लीजिए S1, दूसरा सोर्स मान लीजिए S2। इन दोनों से दो वेव गई, वेव वन और वेव टू, किसी भी पॉइंट पर, जनरल पॉइंट P पर। ठीक है, वेव वन का डिस्प्लेसमेंट y1 मान लीजिए, वेव टू का डिस्प्लेसमेंट y2 मान लीजिए, वेव वन का एम्पलीट्यूड A1 मान लीजिए, वेव टू का एम्पलीट्यूड A2 मान लीजिए, वेव वन की इंटेंसिटी I1 मान लीजिए, वेव टू की इंटेंसिटी I2 मान लीजिए। अब हमें इन दोनों वेव की जनरल इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की लिखेंगे, इन दोनों वेव को इस पॉइंट पे मिलाएंगे और फिर रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकालेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया था, जब आगे यहां से यहां वेव चलती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या, तो वेव वन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं y1 इक्वल्स टू प्लस एक्स डायरेक्शन में चलती है तो इक्वेशन क्या होती है, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बेटा, ये होती है। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, किस पार्टिकल को देख रहे हैं हम उस पार्टिकल को देख रहे हैं जो x0 पोजीशन पर है। किस पार्टिकल को देख रहे हैं हम? जो x0 पर है। तो x0 पर अगर आपने पार्टिकल को ऑसिलेट करते हुए देख रहे हैं तो x0 हो जाएगा, तो kx0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी बचेगी a1 साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी। टी इंस्टेंटेनियस टाइम, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट और पहली वेव का एम्पलीट्यूड। ऐसी वेव हम सेकंड वेव की इक्वेशन लिखेंगे। सुनना ध्यान से, अब सेकंड वेव की भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब आप दो वेव्स का इंटरफेरेंस कराते हैं तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो दूसरी वेव की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी y2, यहां पे भी x0 मान लेंगे उसके लिए तो, लेकिन एम्पलीट्यूड तो a2 है, साइन है, ओमेगा टी है। लेकिन बेटा एक चीज सुनो, यहां पर एक चीज और प्लस करना पड़ेगा एंगल में, दैट इज फाई। फाई, व्हाट इज फाई? जब दो वेव चल रही हैं तो इन दो वेव के बीच का फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव। व्हाट इट इज? द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये जो दो वेव है इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है। क्या है बेटा इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस? क्यों क्रिएट हुआ? आपको मैंने भी बताया था, हमें नहीं पता कितना पार्ट डिफरेंस है, लेकिन पार्ट डिफरेंस तो है दो वेव के बीच। तो जब दो वेव के बीच पार्ट डिफरेंस है तो ये वेव मान लो, देखो ये वेव चली और ये वेव चली, एक कम चली, मान लो पहली वेव कम चली, दूसरी वेव ज्यादा चली, तो जो वेव ज्यादा चलेगी इसका पाथ ज्यादा होगा तो फेज भी ज्यादा होगा। तो अब आपको, सर आपने तो इसको ज्यादा चला दिया, उससे कोई नहीं अंतर आता। आप तो सीधा याद रखो, जब दो वेव हैं तो दो वेव के बीच हमने फेज डिफरेंस क्या मान लिया? फाई। तो बेटा फेज मतलब एंगल होता है, फेज मतलब वेक्टर भी होता है। तो अगर ये वेव का एंगल ओमेगा टी था और हम कह रहे हैं ये ज्यादा चली, कितना ज्यादा चली? ये पार्ट डिफरेंस डेल एक्स,
या फेज डिफरेंस कितना ज्यादा है इसका 5, तो इसमें 5 जोड़ दिया। तो अल्टीमेटली जब दो वेव की आप इक्वेशन लिखोगे, जब आप इंटरफेरेंस कराओगे, तो ये होंगी y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा टी, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। हु बहू ऐसा ही एग्जाम में आने वाला है अगर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव का डेरिवेशन 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें देखो याद रखनी है, कुछ चीजें समझनी है, डेरिवेशन ऐसे ही होते हैं। अब सब लिखना पड़ेगा, हर चीज लिखनी है जो लिखवा रहे हैं हम, तो वैसे ही बहुत शॉर्ट में लिखवा रहे हैं बेटा, तो इनमें से तो आपको छोड़ ही नहीं सकते जो हम लिखवा रहे हैं। ठीक, तो आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है ना? ठीक है, कोई दिक्कत हो गई थी समय पे ना उसी। तो जस्ट लेट मी नो बेटा, ठीक है, कॉल करके जैसे उसने बता दिया। अब सुनो, कहां से आवाज नहीं आई थी फिर से देख लो। एक मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, आ रही है ना आवाज? ठीक है, एक मिनट को। हाँ आवाज आ रही है अब कि नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा,
एक मिनट में फिर से रिवाइज करा दूं, ये क्या है, थोड़ा आवाज चली गई थी। हाँ बेटा, तो अब देखो दो वेव की इक्वेशन हमने लिख ली। पहली वेव की इक्वेशन क्या है, ए वन साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने के एक्स को जीरो मान लिया। पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए वन है, डिस्प्लेसमेंट वाई वन है। ऐसी दूसरी वेव की इक्वेशन क्या होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, तो दूसरी वेव का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वाई टू है, एम्पलीट्यूड ए टू है, साइन ओमेगा टी लिखा। लेकिन बेटा ये वेव हम कह रहे हैं ज्यादा चली है, जब ये ज्यादा चली तो पार्ट डिफरेंस अगर इनके बीच डेल एक्स है तो फेज डिफरेंस फाई मान लिया, तो इसमें सेकंड में फाई जोड़ दिया। अब दोनों वेव मिलेंगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी पॉइंट पी पर। तो आपको रिजल्टेंट वेव का क्या देखना है, यू हैव टू सी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको देखना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब कैसे करा हमने, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे, रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई आ जाएगा। चलिए नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब एक डेरिवेशन करना है, तो क्या होगा बोलिए, y इक्वल्स टू क्या होगा, y1 प्लस y2 करेंगे, तो y1 की वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरी वेव जोड़िए प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस ए प्लस फाइव। अब सुनो, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे हम इस वाले में। एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन का, साइन ए प्लस बी। मैं यहां लिख देता हूं, साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा था, तो इसको ब्रेक करके जब लिखते हैं तो साइन ए कॉस बी, ठीक है बेटा, प्लस प्लस क्या होता है बोलिए, कॉस ए साइन बी। ये होता है फॉर्मूला कि नहीं, साइन ए प्लस बी का। तो अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें, तो एक मिनट देखिए बेटा ध्यान से, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें तो ये आपका ए का काम करेगा, ये बी का करेगा, साइन ए प्लस बी हो गया। तो चलिए यहां पर अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस, अब ए टू तो एज यूजुअल रहेगा, साइन ए प्लस बी लगाइए तो साइन ए कॉस बी, ए क्या है आपका ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, साइन ए, कॉस बी क्या होगा, कॉस फाइव, प्लस सेकंड वाला ए टू तो रहेगी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये हो गया। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, हमें रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनानी है, उसके लिए ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, एक चीज मुझे बताओ, साइन ओमेगा टी इसमें आ रहा है और साइन ओमेगा टी इसमें आ रहा है, इन दोनों में हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा तो बोलिए, इसमें ए वन कॉमन आ गया, ओमेगा टी हटाया तो क्या आ गया, ए टू कॉस फाइव, ये बचा कि नहीं, हाँ जी, ये हो गई इक्वेशन। और यहां पर ऐसे, यहां पर कॉस ओमेगा टी पहले लिख लीजिए इस टर्म में, कॉमन ओमन कुछ नहीं आएगा, और ए टू साइन फाइव को बाद में लिख लीजिए। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब सुनो, यहां पर एक काम और करने वाले हैं। देखो यार, जब आपकी दो वेव की इक्वेशन y1 और y2 की इक्वेशन किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है, सिर्फ साइन एक बार आ रहा है, इसको हटाएंगे कैसे यार, हाँ, तो अब देखो इसको हटाएंगे कैसे, कैसे हम इसको हटाएंगे ये देखिए, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए, हमारे पास जो इक्वेशन थी, समझ गए, हमने y1 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू रखी तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ रहा था, साइन ए प्लस बी लगा दिया, तो साइन ए प्लस बी लगाया तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगा दिया, ये तीन टर्म बन गए। इसके बाद फर्स्ट एल और दूसरे टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ये हाँ जी। तो अब देखिए, तो अब आप समझ गए, हमने दोनों वेव को यहाँ क्या किया, कॉमन ले लिए ना,
ये हो गया। अब सुनो, इसको रिड्यूस करके सिर्फ एक साइन में करना है, तो देखो मेरा तरीका क्या होगा, लेट दिस बी, ये कौन सी इक्वेशन है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा यहां सुनो, दो काम करने वाले हैं हम। क्या काम करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पर बेटा ये जो टर्म है, सुनो, ये हो गया तुम्हारा साइन ए, सुनना ध्यान से, ये क्या हो गया फिर से साइन ए। तो ये पूरा टर्म तुम्हारा कॉस बी बनेगा। क्या बनेगा, हम फिर से साइन ए प्लस बी का यहां फॉर्मूला बनाएंगे और पूरी इस इक्वेशन को सिर्फ एक साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो तरीका क्या होगा, समझना ध्यान से। क्या, ये हो गया तुम्हारा साइन ए, तो ये पूरा टर्म क्या होगा तुम्हारा कॉस बी। तो इस पूरे टर्म को आप मानेंगे आर कॉस थीटा। क्या मानेंगे, तो सुनो मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने किसको आर कॉस थीटा माना है, बोलिए, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को क्या माना है, आर, बोलो, साइन ए है तो कॉस बी माना, आर कॉस थीटा मान लिया। क्लियर है। अब दूसरा हो, साइन ए, ये कॉस बी हो गया प्लस कॉस ए है, तो ये जो बचा हुआ टर्म है ये पूरा किसका काम करेगा, कॉस ए साइन बी का। साइन बी मतलब इसको क्या मान लो, साइन बी मतलब थीटा, बी थीटा है, आर साइन थीटा। किसको माना आर साइन थीटा, बोलिए बोलिए, ए टू साइन फाइव को क्या माना, आर साइन थीटा। हाँ या ना, ये हो गए, बोलो क्लियर है इतना। अब बताओ रिड्यूस करके इक्वेशन क्या बची है, लिखो। माना है ना, बता रहा हूं ना अभी, क्योंकि पूरी इक्वेशन को किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिर्फ एक साइन के फॉर्म में, और एक फॉर्म बना। अब पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है। तो साइन ए है तो ये पूरा क्या होगा, कॉस बी, तो कॉस थीटा। आर क्यों माना बताऊंगा वो साथ में। ऐसे ये कॉस ए हो गया तो ये पूरा जो बचा है वो क्या होगा, तो अब देखो रिड्यूस करके क्या लिखोगे, साइन ओमेगा टी, बोलो, और आर कॉस थीटा, तो आर बाहर ले लूं, कॉस थीटा। ठीक है। अब इस वाले में बोलो क्या बचा, आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, तो आर बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। बोलो बेटा ये किसको नहीं आया, ये पूछ लो, ये वाला स्टेप जो हमने माना है। कोई भी इसमें डाउट हो पूछिए। ये क्लियर है, हाँ बेटा, जो लोग ऑनलाइन है वो भी पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा। मेरी आवाज आ रही है, पूछिए बेटा, कोई सा ही पार्ट नहीं आया पूछिए, फिर से बता दूं। कहां से बताना है फिर से, हाँ बेटा ये बताइए किस पार्ट को फिर से बताना है, कहां से, लेट वाले से बता दूं। सुनो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन थी, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आई, क्या क्या टर्म थे, एक ये टर्म था, एक ये टर्म था, एक ये टर्म था, इन दोनों कॉमन में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ये दो टर्म बचे। अब हमें इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, एक ही साइन में करना है, तो एक ही तरीका है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी चाहिए, तो साइन ए ये हो गया, तो ये जो बचा हुआ टर्म है वो पूरा कॉस बी होगा कि नहीं, तो उसको पूरे को आर कॉस थीटा मान लिया। फिर ये कॉस ए हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, कॉस ए साइन बी मतलब साइन थीटा, तो आर साइन थीटा मान लिया। तो इन दोनों को ये माना तो इक्वेशन ये रिड्यूस हो गई, ये रिड्यूस हो गई, तो बताओ फॉर्मूला बना के नहीं, आर तो दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। देखो फॉर्म बना के नहीं, बोलो, देखो एक बार फॉर्म बना के नहीं, फॉर्म बना के नहीं, बोलो क्या हो गया, साइन ए, ये ए है, कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन गया। बोलो रिजल्ट क्या होगा, आर तो बाहर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी बन गया, ए क्या है ओमेगा टी बेटा, और बी क्या है थीटा। बताओ रिजल्टेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई बेटा, ये 4 थी, इन दोनों को 5 और 6 मानना है पहले, समझ गए, ये दो दो मानी थी, और फिर इसको क्या मान लिया आपने 7। ये आपकी इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव आ चुकी है। अभी भी नहीं आया हो पूछ लो, बोलो बेटा, देख लो एक बार, ठीक है टाइम, ये वाला, ये वाला बेटा, अगर इसको आर कॉस थीटा मान लिया तो इसकी जगह आर कॉस थीटा रख दिया, इसको आर साइन थीटा मान लिया तो यहाँ आर साइन थीटा रख दिया, ए टू साइन फाइव हटा दिया। हाँ बता तो रहे, रुक तो जा भी, यहाँ अब आ गया सच में, ये आ गई फाइनल रिजल्ट। अभी इतना तो कर लो, करो इतना। कंपोनेंट नहीं बेटा, हमें रिड्यूस करना था इक्वेशन को,
और हमें करना क्या है, सुनो हमारा मेन मकसद क्या है, हमारी दो वेव मिली, रिजल्टेंट वेव बनी, रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए थी, वो आ गई। अब रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड है वही तो डिसाइड करेगा। अगर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब सेम फेज में मिल रहे हैं। अगर रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड घट रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं ना, कि जब दो वेव मिलेंगी रिजल्टेंट वेव बनेगी तो कभी कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या कभी कभी एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो पहले तो हमने रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन निकाल ली, अब इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं, करो इतना। एक बार कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लो, इतना क्लियर है, लिख लो इसको, टेक योर टाइम। अर्शिया, आयुष, छवि, अंशिका, मोहित, निखिल, प्रतिभा, रिधिमा, सभ्यता, शौर्य, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लो। बेटा आर कॉमन ले लिया दोनों में, क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इन चारों की जगह क्या आएगा, साइन ए क्या है तुम्हारा ओमेगा टी, बी क्या है थीटा। आगे सच में कि नहीं, अभी भी पूछ लो। आयुष क्लियर है, हाँ केतन आ रहा है बेटा, हाँ आंचल सच में आ गया, हाँ। अब सुनो, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, हाँ या ना। तो बताओ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है तुम्हारा, बताओ, कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन, हमेशा जनरल इक्वेशन एक ही होती है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है कि नहीं है, बोलो कंपेयर करने पर। तो आप क्या लिखोगे, सुनो मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, नेक्स्ट पेज। कौन सी इक्वेशन थी, ऑन कंपेयरिंग, कौन सी इक्वेशन थी बेटा, 7 थी 8 थी, बोलो, विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब सेवेंथ इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, हाँ क्या मिला रिजल्ट, बोलिए, हाँ क्या थी तुम्हारी सेवेंथ इक्वेशन, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही थे ना, ए थीटा, सॉरी थीटा था, हाँ। तो ये रिजल्टेंट वेव है, तो ये मुझे बताओ दिस विल बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और नॉट, दोनों वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा। दिस आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1 एंड 2, जो 1 और 2 वेव थी उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर है। बेटा हमारा मेन मकसद तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही निकालना था, तो हमें क्या निकालना है, आगे सुनो, टू कैलकुलेट आर, किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलिए, हमें ये आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। अब ये आर कैसे निकालें, सुनो, आपने दो इक्वेशन मानी थी वो, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देखो आर कहां से आएगा, 5 और 6 से आएगा। लिखो एक बार 5 और 6 क्या है, बोलो, फिफ्थ क्या है, बोलो इक्वेशन फिफ्थ बोलो, हाँ 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 5, फिफ्थ क्या मानी थी हमने, a1 प्लस a2 cos फाइव, जिसको हमने क्या माना था, आर cos थीटा, ये माना था, हाँ। और a2, बेटा नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हम, थोड़ी ना, कुछ डेरिवेशन का एक पार्ट होता है, एक तरीका होता है बेटा, हमें डेरिवेशन में हमेशा उसी तरीके से चलना होता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि सुनो आपने जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन ये आई थी, तो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है। अब मुझे बताओ आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके टर्म्स में आएगा, अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे तो दोनों वेव के, पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 a2 के टर्म्स में आना चाहिए। तो आपने इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपने दो कंडीशन मानी थी, एक पार्ट को आर cos थीटा माना था, एक को आर sin थीटा माना था, समझ रहे। तो यहीं से तो कंडीशन आएंगी ना आर की, जो आपने आर माना था आर तो वहीं से मिलेगा ना। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, a2 sin फाइव कितने के बराबर है, आर साइन थीटा। ये इक्वेशन थी कि नहीं, बोलो, मैंने फिर से लिख दी, ये इक्वेशन 5 थी। अब ये कंफर्म है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन्हीं से मिलेगा। कैसे मिलेगा, सुनो, अब बेटा
देखो हमें आर निकालना है और आर का जवाब सिर्फ A1 A2 और फाई में आना है, मतलब cos थीटा गायब हो जाना है। कैसे होगा cos थीटा गायब? वो एक ही तरीका है अगर थीटा को गायब करना है, क्योंकि थीटा तो हमने माना था इक्वेशन में। सिर्फ तुम्हें इनिशियल जो इक्वेशन थी वो जो जैसे कह रही थी y1 और y2 की इक्वेशन थी, उसमें सिर्फ आपको A1 दिया था, A2 दिया था और फाई दिया था। थीटा किसने माना था? हमने। आर तो हमने माना, लेकिन आर हमारा किसका काम कर रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो आर आ सकता है, A1 आ सकता है, A2 आ सकता है और फाई आ सकता है, लेकिन थीटा गायब करना है। तो अब मुझे बताओ, यहां से तुम्हें वाई निकालना है, सॉरी आर निकालना है और थीटा हटाना है। तो एक ही काम है, इस इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो। इक्वेशन 5 का स्क्वायर करो, जोड़ दो। इक्वेशन 5 का स्क्वायर करो, इक्वेशन 6 का स्क्वायर करो, आपस में जोड़ दो। देखो अपने आप थीटा गायब होने वाला है। अब बेटा देखो कुछ चीजें तो यार याद रख। अब आपको सर आपको कैसे पता? करते करते आ गया। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम जब एक दो बार कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 का क्या करोगे? स्क्वायर। इक्वेशन 6 का क्या करोगे? स्क्वायर। फिर आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। इक्वेशन 5 का स्क्वायर करो, 6 का करो, आपस में। चलो तो पहले इसका स्क्वायर करें, पहले एलएचएस का स्क्वायर करें, आरएचएस का? आरएचएस का करते हैं। चलो इसका स्क्वायर करें। हाँ, तो क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस का स्क्वायर करके जोड़ दिया, अब आरएचएस का हो। इसका स्क्वायर करो तो A1 प्लस, नहीं स्क्वायर नहीं बेटा, होल स्क्वायर आएगा अभी तो। A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस नीचे वाले का स्क्वायर। बोलो A2 साइन फाई है, सॉरी। अब आप सोच रहे हैं एक ही डेरिवेशन देखो धुएं निकाल देता है, इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ? अब क्या करें, मजबूरी है, 11 की फिजिक्स है ही ऐसी है। फिर से कॉस फाई लिख दिया। हाँ लेकिन अलग अलग करना था तो लिख सकते हैं। अरे साइन है, अच्छा। हाँ हो जाता है। फिजिक्स ऐसी है बेटा, किसी को नहीं बख्शती है। हाँ चलो, अब इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ ठीक है, गायब हो गया। अब चलो पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलो। ए स्क्वायर बी का स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए टू ए बी कॉस थीटा, पहला टू A1 A2, मतलब 2AB आता है ना, तो ये आ गया, आ गया। प्लस अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर फाई। ये हो गया कि नहीं? एक बार देख लेना, कर लेना, नहीं है पूछ लो। ये सब हो गया। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? A1 स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, एक मिनट देखो एक चीज। यहां अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो ये वाला पार्ट और इन दोनों पार्टों में हम A2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? A2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई यहां बचेगा और साइन स्क्वायर फाई यहां बचेगा। कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई हो गया। और फिर ये वाला टर्म एज यूजुअल लिख दो। क्या है? बोलिए क्या है तीसरा? टू, एक मिनट ये अलग है, 2A1 A2 कॉस फाई। देखो ये फिर से 1 हो गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। आर स्क्वायर क्या आ गया? बोलो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, 2A1 A2 कॉस फाई। बोलो बच्चों। अरे लिखा तो है भैया, 1 हो गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ गई जो हमें निकालना था। करो जल्दी, कोई डाउट हो पूछ लो। एक बार करके देख लो बेटा, जब ही आएगी। आई कैन एश्योर यू दिस इज नॉट एन इजी पार्ट। इतने बड़े कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, पहले डेरिवेशन कर लो, डेरिवेशन ज्यादा। ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर आया, इससे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अच्छा पहले रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो आर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर एक और स्टेप लिख लो, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, 2A1 A2 कॉस फाई का क्या रूट।
ये चाहो तो ये लिख लो, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सॉरी रिजल्टेंट। जब दो, अच्छा पूरा खेल किसका है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में, गौर किया आपने? जो नहीं, हाँ वेक्टर लिंक क्या, देखो A1 A2 तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे ना, जैसे दो लोग बोल रहे हैं तो इनकी एम्पलीट्यूड जो निकलेगा वो तो हमेशा सेम निकलेगा, A1 A2 सोर्स सेम है। तो अंतर कहां है फिर, अलग अलग आर क्यों मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो खेल है फाई का। मुझे बताओ, जब आप यहां खड़े हो, मैं और एक कोई बोल रहा है तो पार्ट डिफरेंस अलग होगा, जब आप पास आ जाओगे तो पार्ट डिफरेंस अलग होगा, दोनों की वेव जा रही है, जो वो शिप वाला जो केस हो रहा था, अलग अलग जगह पर पार्ट डिफरेंस अलग अलग क्रिएट होंगे, तो फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। लेकिन अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कैसे निकालेंगे, पहली वेव की इंटेंसिटी क्या थी, पुराने वाले डायग्राम पे वापस आओ, पहली वेव की इंटेंसिटी क्या थी I1, दूसरी वेव की इंटेंसिटी क्या थी I2, पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्या था A1, दूसरी का एम्पलीट्यूड A2, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आया R, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मान लो I, मान सकते हैं कि नहीं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड R आया, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I मान सकते हो, वापस आ जाओ। सुनो, अब आप क्या करोगे, मैं यहाँ एक कॉलम बना रहा हूं, उसमें तीन चीजें लिख रहा हूं, क्या, पहली वेव की अगर इंटेंसिटी I1 है तो के A1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, पहली वेव की इंटेंसिटी को, अभी बताया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होती है। दूसरी वेव की इंटेंसिटी अगर I2 है तो इसको मैं के A2 स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना। और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी अगर I है तो के R स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, वेयर के इज नॉट अ वेव नंबर, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। ये बोलो, ये क्लियर है, व्हाट इज I, समझ गए, इंटेंसिटी ऑफ वेव 1, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 1, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव 2, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, व्हाट इज के, द कांस्टेंट, व्हाट इज के, द कांस्टेंट। याद है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटेंसिटी आ जाती है उस वेव की। एक काम करो, अब ये जो इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर कितनी हो गई अभी, 7 8, 7 हो गई, इसको 8 मानो, किसको, ये ऊपर वाली को, R स्क्वायर वाली को, इसको 8th इक्वेशन मान के इक्वेशन 8 में के का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दो, के। तो चलो लिखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 8, कितने से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 8 को, के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, के आर स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर, 2 के A1 A2 cos फाई, ये होगा कि नहीं, पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर दिया। आगे देखो, रुक जाओ एक मिनट, क्या बचेगा, के से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो क्या थी इक्वेशन, आर स्क्वायर, मैं यहां लिख देता हूं, क्या थी, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2 A1 A2, और क्या था बेटा, cos फाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से, क्या होगी बोलो, के आर स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर, और 2 के A1 A2 cos फाई, हो गया कि नहीं, हाँ या ना, बताओ, के आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, के A1 स्क्वायर की जगह I1, हाँ, के A2 स्क्वायर की जगह I, लेकिन इसको भी I1 I2 में लिखना है, फिर इसको भी कर लेंगे, पहले इनको लिखो, क्या आया, I1 I2, हाँ बेटा एक मिनट देखना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, इन तीनों टर्म्स को देखना ध्यान से, देखो इन तीनों को ऐसे लिख रहा हूं मैं, रूट, ध्यान से देखना, के A1 स्क्वायर, रूट के A2 स्क्वायर, इन तीनों को मैंने ऐसे लिख लिया, बताओ मैं गलत हूं क्या, cos फाई, पहले सोचा करो, इतनी जल्दबाजी पे जब आप आते हो ना तो आप गलत जवाब देते हो, मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा सोचो, के A1 A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, देखो मैं दिखाता हूं, मैं एक मिनट दिखा देता हूं, क्या लिखा हमने, एक मिनट देखो, रूट के A1 स्क्वायर और रूट, इसको सॉल्व कर लो ना, अभी पता चल जाएगा, देखो रूट के इंटू रूट के लिख सकते हैं इसको, बोलो यार, और A1 स्क्वायर से रूट गायब तो A1 बचा, A2 स्क्वायर का रूट गायब तो A2 बचा, और रूट के इंटू रूट के क्या होगा, के, बताओ वही चीज आ गई, के A1 A2 आ गया, मतलब जो के A1 A2 था मैंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड हटाना है, इंटेंसिटी लाना है, बताओ ये किसकी है, रूट I1 हो जाएगा,
आई वन क्या था, के ए वन स्क्वायर, रूट आई वन हो जाएगा, ये रूट आई टू हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ क्या बचा आई, व्हाट इज आई, आई वन, हाँ, आई टू, टू रूट आई वन रूट आई टू, और क्या है कॉस फाई। क्या आ गया बेटा, यहां तक डेरिवेशन करना पड़ेगा 3 नंबर में। दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो बहुत आसान है। यहां तक समझ में आ गया, डेरिवेशन यहीं तक है, आई वन आई टू। बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब दो वेव मिल रही हैं जिनकी इंटेंसिटी आई वन आई टू है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है, कहीं पर दो वेव मिल रही हैं, तो पूरा खेल किससे चेंज हो रहा है, आई वन आई टू चेंज नहीं होंगे, आई वन आई टू चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे ना आई वन आई टू चेंज, चेंज क्या होगा फाई। तो पूरा खेल कौन चेंज करेगा, फाई। जब दो वेव अलग अलग जाके मिलेंगी, यहां मिल रही, यहां मिल रही, यहां, अब देख लो आप, देखो यही तो खेल सिखाया था, यहां जाके मिली अलग पार्ट डिफरेंस है, यहां जाके मिली अलग पार्ट डिफरेंस है, यहां जाके मिली अलग पार्ट डिफरेंस है। जब अलग अलग जगह पर मिल रही हैं तो दोनों वेव के बीच पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा, पार्ट डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा, और अल्टीमेटली कभी कभी सेम फेज में मिलेंगी, कभी कभी अपोजिट फेज में। जब सेम फेज में मिलेंगी तो आई मैक्स मिलेगा, क्योंकि कॉस पाई, अभी मैं यही सिखाना है हमें कि ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन आ गई, जब दो वेव जिनकी इंटेंसिटी आई वन आई टू है वो मिलती है, ठीक है, होपफुली। देखो बेटा, अब तुम लोगों को क्या है, इसमें समय लग रहा है, वैसे तो ये पार्ट थोड़ा जल्दी हो जाता है, ये 40 मिनट लेता है, हमें 1 घंटे लग गया, हम लेकिन भागेंगे नहीं, हमें कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, हम एक, हाँ स्कूल में ना, हाँ तो वो इतना, नहीं तो कोर्स ये तुम गलत करते हो, समझने की कोशिश तो कर सकते हो ना स्कूल में। बेटा ये फिजिक्स है, ठीक है, हाँ, तो हम तो करा देंगे। चलो एक बार कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था, 11th का पार्ट थोड़ा है यार, लेकिन अभी जब रिवीजन करा दूंगा तो तुम्हें आने लगेंगी चीजें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम एग्जाम में है। कितने पेज भर गए, हाँ शौर्य, रिधिमा, प्रतिभा, निखिल, मोहित, अंशिका, छवि, आयुष, पूछ लो कुछ, अर्शिया डाउट हो पूछो, टेक्स्ट कर दो। 9th, अच्छा 9th हमने ली ही नहीं, तो तो ले इसको 9th मान ले, क्या इक्वेशनों की भरमार है, इसको इसको मान ले 9th, तुम्हारे ऊपर है इंटरफेरेंस है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, नहीं तुम्हारे स्कूल ने जो दिए हैं। मैं तुम्हें एक, अच्छा एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, मैं आपको मेन 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए ही तैयार कर रहा हूं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 हैं, 7 8 वो तो सही हो ही जाते हैं, मेन मेरा मकसद क्या रहता है मैं तुम्हें बताता हूं। 7 होते हैं 3 मार्कर, 7 3 जा 21, 5 3 मार्क मतलब 5 नंबर के 3 15, 15 और 21 कितने हो गए, 36 नंबर, आधा पेपर हो गया। और इनको इनको करने में 1 घंटे लगता है, सबसे ज्यादा समय टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं बच्चों से पहले हमेशा कहता हूं कि तुम 3 मार्कर और 5 मार्कर पे तुम्हारा, और ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन हैं, सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर, उनमें से मैं जो बता रहा हूँ उन्हीं में से आएंगे, आई कैन एश्योर यू। हाँ ऑब्जेक्टिव की मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें तो कुछ भी दे देते, लेकिन वो 7 8 तुम अगर तुमने थ्योरेटिकली इतने स्ट्रांग रहे हो, कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो, पूरा एक बार रिवाइज किया, तो वो 7 से 10 तो बन जाएंगे। और वो 5 6 तो मैं ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, उनमें तुक्के लगा दो, आसपास वाले भी हैं तुम्हारे पास, दोस्त यार हैं, वो भी दो चार में मदद करेंगे, कहो। नहीं दिया, बढ़िया है तुम्हारा स्कूल तो बढ़िया है। हाँ आप सुनो, इसमें अब 2 हेडिंग पढ़ते हैं, पहली हेडिंग सुनो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान से समझना, अगर कंस्ट्रक्टिव समझ में आ गया तो डिस्ट्रक्टिव अपने आप आ जाएगा। सुनो ध्यान से, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनो, जब दो साउंड वेव मिल रही हैं और आपको इंटेंसिटी कैसी मिल रही है, मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दूसरा नाम होता है इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, आई मैक्स। बताओ मुझे, अब खुद बताओ आप, आई मैक्स कब मिलेगा, आई वन आई टू तो कांस्टेंट है,
जब cos फाई मैक्सिमम होगा, मैंने आपको बताया था किसी इक्वेशन में जब sin फाई या cos फाई होता है और उस इक्वेशन को आपको मैक्सिमम करना है, तो जहां पर cos फाई या sin फाई मैक्सिमम होगा वहां पर वो इक्वेशन मैक्सिमम होगी, हाँ या ना। cos फाई की, अब देखो प्लस या माइनस में लिखा है, तो cos फाई प्लस वन पे सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहते हैं रिजल्टेंट वेव की, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव की अगर आप आई मैक्स चाहते हो, हाँ, तो क्या होना चाहिए इक्वेशन में, बोलो कॉस फाई क्या होना चाहिए, प्लस वन। अब एक मिनट सुनो, मैं इसकी भी ट्रिक सिखाऊंगा, कॉस फाई कैसे पता चलता है कहाँ कहाँ प्लस वन होता है। बहुत सी वैल्यूज होती हैं एंगल में जहां प्लस वन, पहली वैल्यू ढूंढो बस, कॉस जीरो पे होता है कि नहीं, तो कॉस फाई की किन किन फाई की वैल्यूज के लिए प्लस वन होगा, 0 डिग्री या रेडियन, 2 पाई जोड़ते चले जाओ, 360 ऐड करते जाओ, अपने आप अगली वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि 180 पे तो -1 होता है, लेकिन 360 पे फिर से +1 होता है, तो अगली वैल्यू 360, फिर 2 पाई, मतलब याद है 360 मतलब 2 पाई, रेडियन में लिख रहे हैं, फिर अगली 4 पाई, 2 पाई जोड़ते चले जाओ, इन सभी वैल्यूज के लिए फाई की आपका cos फाई +1 होगा। फाई आ गया, किन किन फेज डिफरेंस के लिए आपका आई मैक्स होगा। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लो, मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बनाने का तरीका सिखाया था, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बनाने का याद करो तरीका क्या सिखाया था, कि जब आपकी, क्या तरीका सिखाया था याद करो, इसमें एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बनाने का क्या तरीका सिखाया था याद करो, कि जब आपकी वैल्यूज 2 4 6 8 आती हैं तो एम होता है, 2m, जब वैल्यू 1 3 1 2 3 4 हो तो m होता है, 2 4 6 8 हो तो 2m होता है, और 1 3 5 हो तो 2m -1 होता है। सिखाया था, अगर नहीं सिखाया था या याद नहीं है तो फिर से सीख लो। अगर वैल्यूज क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, जनरल फॉर्मूला होता है m। अगर वैल्यूज क्या है 2 4 6 8 ऑड वाली है, जनरल फॉर्मूला होता है 2m। और अगर इवन है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, फॉर्मूला होता है 2m +1 या 2m -1, किसी से ही बना सकते हो, लेकिन मैं 2m -1 वाले से बनाता हूँ, तुम्हारे ऊपर है। m जनरल वैल्यू है, वो हम डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 जो भी हो। तो बताओ यहाँ कौन सी वैल्यू है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, बताओ जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2 4 6 8 है तो 2m होगा, और साथ में क्या चिपका है, पाई, तो 2m पाई हो गया, ये बन गया। अब बताओ वो जैसे कह रही थी सर m कहां से शुरू करेंगे, सुनो यहाँ, m 0 से भी शुरू हो सकता, 1 से भी शुरू हो सकता, बताओ पहली वैल्यू क्या चाहिए, 0, 0 रख दो, हो जाएगा, फिर m1 रखो 2 पाई मिल जाएगा, m2 रखो 4 पाई मिल जाएगा, m3 रखो 6 पाई मिल जाएगा। मतलब m की बताओ कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जनरल फॉर्मूला बना गया, जनरल फॉर्मूला बनाने का तरीका सीख गए बेटा, हाँ या ना, आ गया। इन सभी फेस डिफरेंस के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो cos फाई +1 होगा, जब cos फाई +1 होगा तो आई मैक्स मिलेगा। तो चलो आई मैक्स की वैल्यू निकालो कितनी होगी, व्हाट विल बी आई मैक्स, आई मैक्स क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर सुनो कंस्ट्रक्टिव समझ में आ गया, डिस्ट्रक्टिव अपने आप समझ में आ जाएगा, याद रखना। आई मैक्स कर रहे हैं, ए आई की जगह आई मैक्स कर रहे हो तो cos फाई कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बचा रिजल्ट बोलो, I1 I2 2 √I1 √I2, और क्या बचा, cos फाई +1 हो गया, ये बचा। इसको रिड्यूस करके लिखना है आई मैक्स को, कैसे करोगे रिड्यूस, ये a + b होल स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, करके देख लो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये भी सही है लेकिन इसको रिड्यूस करके लिख देते हैं। देखो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर कर लो, खोल के देख लो इसको, यही आ जाएगा। बेटा देख लो, अब आप अपने आप देख लो, अगर आई मैक्स निकाल रहे हो तो दोनों वेव की इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है कि जुड़ रही है, जुड़ रही है, जब भी मिल रहा है। और ये जब भी पॉसिबल है जब सेम फेज में हो, दोनों के ऊपर वाले पार्ट मिल रहे हो या दोनों के नीचे, तो ये सारी जो वैल्यू है ये सेम फेज की वैल्यू है, व्हेन द टू वेव्स आर इन सेम फेज। जब दो वेव सेम फेज में होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी लाइट की सॉरी साउंड की मैक्सिमम मिलती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, मतलब दोनों की इंटेंसिटी जुड़ रही है। अब एक मिनट सुनो, लेकिन आपने कहा सर आपने जो आई मैक्स का फॉर्मूला निकाला वो इंटेंसिटी के टर्म्स में निकाला, अब आपने कहा सर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालो।
कंफर्म है, एम्पलीट्यूड भी जुड़ने चाहिए सेम फेज वाले अगर हैं। तो मुझे बताओ आई वन की वैल्यू क्या होती है, अब आपको पता है ना आई वन क्या होता है, अभी देखा था के ए वन स्क्वायर, और आई टू क्या होता है के ए टू स्क्वायर होता है। बेटा ये वैल्यू रख देना है, तो आई मैक्स का दूसरा फॉर्मूला निकालना क्या आएगा, करो। रूट आई वन की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट के ए वन स्क्वायर। आई टू का रूट क्या लिख सकते हैं, बोलो, रूट के ए टू स्क्वायर, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं बेटा। रूट के दोनों, अच्छा होल स्क्वायर भी तो है, बोलो ये वैल्यूज रखने पर है, हाँ या ना। अब मुझे बताओ रूट के दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, जब रूट के बाहर निकालोगे तो के बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां क्या बचा, ए वन का स्क्वायर से रूट गायब, ए वन बचेगा, ए टू के स्क्वायर से रूट गायब तो ए टू बचेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पे करता हूं, फिर मैं आपको समय दे दूंगा लिखने के लिए। हाँ आई मैक्स की वैल्यू क्या है, फिर से लिखते हैं। व्हाट इज आई मैक्स, आई मैक्स बोलो क्या है, रूट के ए वन स्क्वायर है और रूट के ए टू स्क्वायर, ये है बेटा, हाँ, और होल स्क्वायर है। चलो इसको ऐसे लिख लो, रूट के अलग लिख लिया ए वन, आया ना, रूट के अलग लिख लिया, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ए टू का होल स्क्वायर। हाँ क्या कर सकते हो, रूट के बाहर आया तो क्या बाहर आएगा, दोनों में रूट के बाहर ले लिया, के अंदर क्या बचा। तो बेटा अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी ले, बताओ ए वन ए टू हो रहा है कि ए वन माइनस ए टू हो रहा है, एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, हाँ या ना। सेम फेज में ही हो सकता है, या दोनों के नीचे मिले जब ए वन प्लस ए टू होगा, या दोनों के ऊपर मिले, हो गया लास्ट काम इसमें। आपने आई मैक्स निकाल लिया, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर या ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। लेकिन ये पूरा खेल आपने देखा, एक मिनट पुराने पेज पर वापस आओ बेटा। ये जो आप आई मैक्स का फॉर्मूला निकाल रहे हो, यहां पर फेज डिफरेंस क्या क्या होने चाहिए जब आई मैक्स मिलता है, 2m पाई मिलता है कि नहीं। लेकिन बेटा फेज डिफरेंस क्रिएट कब होता है, जब फेज डिफरेंस क्रिएट कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। तो बहुत बार ये लोग स्कूल में ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ किन किन पार्ट डिफरेंस के लिए, किन किन पार्ट डिफरेंस के लिए आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फेज डिफरेंस तो पता है, किन किन फेज डिफरेंस के लिए कंस्ट्रक्टिव होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब जो दो वेव 0 फेज डिफरेंस पे मिलेंगी, 2 पाई फेज डिफरेंस पे मिलेंगी, 4 पाई फेज डिफरेंस पे मिलेंगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी, ये क्लियर है। लेकिन पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में नहीं पता अभी, ये फेज डिफरेंस के टर्म्स में पता है। तो अब लास्ट काम जो इसमें करना है कंस्ट्रक्टिव में, एक मिनट बेटा फिर लिख लेना। नाउ वी विल सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में देखोगे, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में क्या क्या होगा, नाउ वी विल सी दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ। हाँ बेटा एक रिलेशन होता है पार्ट डिफरेंस, सुनो, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच एक रिलेशन याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। सुनो क्या होता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पार्ट डिफरेंस, ये याद रखना है आपको। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। किस किस के बीच का रिलेशन है, बोलिए, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। आपको क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, नहीं रखना है ना कि, हाँ हम ऐसे ही, सुनो हमें क्या निकालना है, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डेल एक्स क्या बनेगा, यहां से इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, आया ना, ये बन गया। बोलो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 11। बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई का जनरल फॉर्मूला क्या है, बोलो देख लो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई की जनरल फॉर्मूला ये है, अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू रख दें कंस्ट्रक्टिव के लिए तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना, वही काम करना है, करते। चलो व्हाट यू विल डू, पुट फाई, फाई कितना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, बोलो 2m पाई। कहां रख दो, ये रख दो, यहां पर रख दे, ये कहां रख दो, यहां पर रख दी। क्या आएगा बोलो, डेल एक्स, व्हाट विल बी डेल एक्स, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2m पाई, हाँ या ना, 2 पाई निपट गए, पार्ट डिफरेंस क्या आ गया,
एम लैम्डा आ गया, एम वहीं से शुरू होगा जो इसका था, एम चेंज नहीं होगा। एम कहां से शुरू हुआ था, यहाँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहां पर भी एम क्या क्या होगा बोलो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रखो वैल्यू, दो चार वैल्यू निकाल के रख लेना कितनी आ रही। एम 0 रखो 0, 1 रखो लैम्डा, 2 रखो 2 लैम्डा, 3 रखो 4 रखो और रखो इंफिनिटी। क्लियर आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं। अब लास्ट हेडिंग, फिर आपका ब्रेक है 10 मिनट का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया, अभी लिख लेना फिर, ठीक है, जब समय देंगे लिखने के लिए ब्रेक में। हाँ पीडीएफ तो रुक जा, 10 मिनट का ब्रेक है। अब सुनो, ए कंस्ट्रक्टिव में जो कहानी थी पूरी सेम कहानी अब हम डिस्ट्रक्टिव में गाएंगे, बस अंतर क्या हो जाएगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करोगे तो आई मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, आई मिन। मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी भाई साहब बताओ, जब cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी। प्लस माइनस में cos फाई मिनिमम -1 होता है, तो जब cos फाई +1 की जगह -1 हो जाएगा तो आपको, अब फिर हम देखेंगे फाई कहाँ कहाँ -1 है, फिर वहां से आई मिन निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, हर चीज सेम होगी, बस यहाँ प्लस की जगह देखना माइनस आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अगले पेज पर ही कर लेते हैं। सुनो, कंस्ट्रक्टिव के बाद क्या देखेंगे, यहां देखो कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आई मैक्स चाहिए मिनिमम चाहिए। चलो आई मिनिमम के लिए सुनते जाओ यार, आई मिनिमम के लिए cos फाई कितना होगा, -1। चलो पहली वैल्यू बोलो बस, -1 कहाँ होता है, 180 डिग्री पे cos 180 -1 होता है, 180 मतलब पाई होता है। अगली वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 पाई जोड़ते चले जाओ, तो पहली फाई की वैल्यू पाई है, तो अगली अपने आप कितनी हो जाएगी, 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई। बताओ 1357 के लिए जनरल फॉर्मूला बोलो, अभी बताया था 1357 के लिए 2m-1 पाई, 2m-1 हो गया, पाई है तो पाई लिख दी। अब बोलो 1 m कहां से शुरू होगा, वो हमें देखना पड़ेगा 0 से कि 1 से। m पहली वैल्यू पाई चाहिए, अगर 0 रखोगे तो माइनस पाई मिलेगी, 1 रखोगे तो पाई मिलेगी, m 1 रखोगे तो 2-1 पाई मिलेगा, 2 रखोगे तो m कहां से शुरू होगा, जनरल फॉर्मूला हो गया, m शुरू होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बताओ ये सारी वैल्यूज आप करके देख लेना, ये अपोजिट फेज वाली हैं बेटा, जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलेंगी जब ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा बताओ, जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलती हैं जब ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हाँ या ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब ही होगा जब दो वेव अपोजिट फेज में मिलेंगी, और जब अपोजिट फेज में है तो फेज का ये इन सभी फेज डिफरेंस के लिए होगा। चलो अब आई मिन निकालते हैं, आई मिन कैसे निकालोगे, cos फाई -1 रखते हैं, i1 हाँ या ना, i1 i2 माइनस हो जाएगा, cos फाई -1 रखेंगे, 2√i1 i2, √i1 माइनस √i2 का फॉर्मूला बन गया, बोलो का होल स्क्वायर हो गया, आई मिन आ गया। देख लो इंटेंसिटी ऐड हो रही सब्ट्रैक्ट हो रही, सब्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ अब किसके टर्म्स में लिख रहे हैं इसी फॉर्मूले को, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, तो बस a1 प्लस a2 की जगह क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 आ गया। क्लियर है, इन सभी देख लो सब्ट्रैक्ट हो रही है, दो की एम्पलीट्यूड कब सब्ट्रैक्ट होंगे, जब एक ऊपर वाला होगा एक नीचे वाला होगा, ठीक है। कब कब होगा ये, जब इन फेज डिफरेंस, लेकिन अब आपने कहा सर पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में निकालो, तो डेल एक्स की वैल्यू बोलो, जनरल फॉर्मूला बोलो डेल एक्स का, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, हाँ या ना। यहाँ पर फाई की क्या क्या वैल्यू है, फाई की वैल्यू ये रख देंगे, बोलो यार ये है ना डिस्ट्रक्टिव के लिए, रख दो, डेल एक्स क्या आ जाएगा, बोलो लैम्डा 2 पाई, फाई कितना है 2m-1 पाई, पाई से पाई निपट गए, डेल एक्स का जनरल फॉर्मूला बोलो 2m-1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा, 2 को अलग अलग डिवाइड कर देना, m-½ हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस आ गया। बोलो बेटा इन सभी पार्ट डिफरेंस की, अच्छा m कहां से शुरू होगा, जहां यहाँ m कहां से शुरू हो रहा था 1 से, तो यहाँ भी m कहां से शुरू होगा 1 से, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ या ना। रखो एक बार m1 रखो, बोलो m1 रखा, 1 माइनस हाफ हाफ लैम्डा बाई 2, 2 रखो
3 लैम्डा बाई 2, 3 रखो 5 लैम्डा बाई 2। इन सभी पार्ट डिफरेंस के लिए आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जब दो वेव के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा, 5 लैम्डा बाई 2 होगा, तो उनके बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कर लो इतना। अब आपका 10 नहीं 15 मिनट का ब्रेक है। 1 मिनट।